तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने ओवरव्यू में पढ़ा होगा AMOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एरिया इनटू सीजी की डिस्टेंस। सीजी की डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि इसका एक्चुअल लाइफ में यूज़ कहाँ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सीजी निकालना सीखा। सीजी निकालना सीखा तो ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है। सीजी की डिस्टेंस आप करेंगे तो आ जाएगा। जैसे आप रेक्टेंगल का निकालते हैं, ट्राइंगल का निकालते हैं, स्टैंडर्ड आपको याद भी होते हैं। तो हम बेसिकली अभी ये देखेंगे कि इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है। रियल लाइफ मतलब जैसे आपके पास, पहले तो आपके पास जो अवेलेबल है उसमें देखते हैं। आपके पास स्केल अवेलेबल होता है। स्केल का टॉप व्यू ऐसा होता है, साइड व्यू देखें तो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, नहीं होता है? बोलो, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। साइड से देखूं तो ये ऐसा होता है, पतला सा। इसका साइड व्यू ऐसा दिखेगा आपको। जब आप इसको बेंड करने की कोशिश करो, बेंड मतलब आप दोनों साइड से फोर्स लगाओ तो ये बेंड हो जाएगा इजीली। आपका स्केल अवेलेबल हो, देखना। अब अगर इसको इस इस पोजीशन में, ये आपका वर्टिकल हो, इसमें आप बेंड करने की कोशिश करो या तो ये बेंड नहीं होता है। बेंड बहुत मामूली सा होगा या फिर टूट जाएगा, नेग्लिजिबल। यहाँ पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अगर इसकी सीजी के न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही देखें, रेक्टेंगुलर लेमिना का क्या होता है? BD³/12 MOI रेक्टेंगल में। अभी बताते हैं कैसे आएगा ये। बी क्या है यहाँ पे? ये ऊपर वाली डिस्टेंस। डी क्या है? ये डिस्टेंस। अब जब डी बहुत ज़्यादा है, इस केस में डी ये है, आपका रेफरेंस चेंज हो रहा है। जब आप लोडिंग ऐसे लगा रहे हो तो बी इस केस में इसकी थिकनेस है और डी क्या है? विड्थ। और जब आप ऐसे इस पोजीशन में रख के इस पे लगा रहे हो तो इसकी विड्थ क्या है? बी, और इसकी थिकनेस क्या है? डी। तो इसमें क्या होगा? MOI D2 D1 D1 B1, यहाँ पे B1 D1। MOI यहाँ पे क्या होगा? B2 D2/12। तो आप इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, इस केस में ज़्यादा आएगा। क्यों? कि बी के रेस्पेक्ट में डी बहुत ज़्यादा है। आपके स्केल में जब देखते हो डेप्थ बहुत ज़्यादा है, D1 ज़्यादा है काफ़ी, तो D1 का क्यूब कर रहे हैं तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू दिस। अब जब यहाँ पे आप देख रहे हो डी, यहाँ पे D2 क्या है? D1 इज, उल्टा लिख दिया, D1 इज मच ग्रेटर देन D2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे इसको 1 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI 1 इज मच ग्रेटर देन MOI 2। यही केस आपका बीम में होता है। आपने बीम देखे होंगे रियल लाइफ में, तो उसकी डेप्थ, ऐसा बीम देखा होगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा होगा आपने, तो ऐसे ही होता है। आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा, ऐसे ही देखा, नहीं देखा है? तो यही कॉन्सेप्ट का यूज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वजह से ही ये वाला शेप लिया जाता है, ना कि ये वाला। कहीं एक्सेप्शनल केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे ये वाला यूज किया गया होगा। क्यों? वहाँ पे कुछ रिस्ट्रेंड होते हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट होगा, या फिर आपका आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंस्ट्रेंट आ रहे होंगे तो ऐसे लगेंगे। मगर ये वाला, इसकी स्ट्रेंथ मच ग्रेटर देन दिस बीम। अब पता लगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रोल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सेक्शनल प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिससे स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। जैसे आप इसका एक और चीज देखिए आप लोग। आप बीम किससे बनाते हैं? कंक्रीट से बनाते हैं, कंक्रीट प्लस स्टील से। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होगी? आपने M25 यूज किया, M20 यूज किया, M30 यूज किया,
कोई सा भी कंक्रीट यूज हुआ, FE आपने कौन सी ISTI 415 यूज करी, ठीक है। एक पॉइंट के बाद इन मटेरियल की स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे इसकी आप सपोज X ले रहे हो, इसकी Y ले रहे हो, आपका लोड तो बढ़ रहा है, आपका बीम की रिक्वायरमेंट अभी जब आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हो, कभी बेंडिंग मोमेंट आता है 340 किलो न्यूटन पर मीटर नहीं मीटर, कभी 740 भी आ सकता है। अब मटेरियल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई इसमें भी। ये उसकी है कंक्रीट की, ये स्टील की है, ये कंक्रीट की, ये स्टील की। अब स्ट्रेंथ सेक्शन की कैसे इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शनल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है दो चीजों पे। एक होती है मटेरियल प्रॉपर्टी, जो आप मटेरियल इंप्रूव करके, प्लस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, उसके साइज आ जाता है, और स्पेशली इन बेस बीम के केस में आ जाता है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप MOI बढ़ा के उस सेक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ ये? तो आप क्या स्ट्रेंथ की बात करें तो FY मटेरियल प्रॉपर्टी है, या फिर FC कोई सी भी इनटू MOI, ठीक है। ये आपने बेंडिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा, आता होगा। बेंडिंग इक्वेशन क्या कहती है? बेंडिंग इक्वेशन बताओ जल्दी से। यहाँ पे M क्या है? मोमेंट विच कैन बी बेयर्ड बाय सेक्शन। ये I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। Y क्या है? एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस। देख रहे हो? आप यहाँ पे सिग्मा देखोगे, स्ट्रेंथ M इंटू, आपको M निकालना है ना उल्टा। स्ट्रेंथ का आप देख रहे हो, मोमेंट कितना ले सकता है? मोमेंट इक्वल्स टू सिग्मा इंटू I/Y। आप या तो ये इंक्रीज करो या ये फैक्टर इंक्रीज करो। ये फैक्टर क्या है आपका? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। इन दोनों से एक टाइम के बाद आप ये इंक्रीज नहीं कर सकते मटेरियल प्रॉपर्टी, उसके बाद आपको यूज करना पड़ता है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का। क्लियर है? अब पता लगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या यूज है? बोलो। बोलो बेटा। आप लोगों को समझ में आया तो आगे बोलो, आगे बढ़े फिर हम लोग। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हम्म। सेक्शन से जरा फिर बता दीजिएगा सर। सर सेक्शन, सर सेक्शन व्यू सर, सेक्शनल सर स्ट्रेंथ सर डिपेंड करता है मटेरियल पे, और सर ये और आपने सर बेंडिंग इक्वेशन पढ़ी है? बेंडिंग प्रॉपर्टी। सर बेंडिंग इक्वेशन तो चैप्टर नंबर 6 में है ना, अभी तो यूनिट वो आया ही नहीं। हाँ बेटा, ये बेंडिंग मोमेंट वाला जब बताया था तब थोड़ा आइडिया दिया था इसका। हाँ सर थोड़ा सा दिया तो। ये पूछ रहा हूँ, ये बेसिक ही बोल रहा हूँ मैं अभी। इसका स्पेशली यूज तो आगे ही होगा। मैं बता रहा हूँ कि सेक्शनल मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए बीम डिपेंड्स अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टी एज वेल एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसका प्रूफ कौन? ये बेंडिंग इक्वेशन देती है, ठीक है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि बेंडिंग इक्वेशन ये कहती है M/I इक्वल्स टू सिग्मा ओवर वाई। इसका डिटेल एनालिसिस आगे आएगा, इसका एक्चुअल यूज आगे होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मोमेंट कैपेसिटी, मोमेंट M क्या है यहाँ पे? मोमेंट कैपेसिटी ऑफ बीम
को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें ये दो पार्ट उठा रहे हैं, इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा क्या हो गया मटेरियल प्रॉपर्टी इनटू आई ऊपर गया आई बाई वाई, ये आई क्या है MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सट्रीम फाइबर की। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हो गया मटेरियल प्रॉपर्टी इनटू सेक्शनल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। आप स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो एक पॉइंट के बाद, नहीं बढ़ा सकते, तो आप उसमें ज्योमेट्रिक, इन दोनों का गेम चलता है। ये एक टाइम के बाद आप हाईएस्ट एक बार Fe415 यूज करो, Fe415 यूज कर रहे हो, Fe250 यूज कर रहे हो, तो मटेरियल प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी से स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है। अगर एक टाइम के बाद आप हाईएस्ट स्ट्रेंथ की स्टील यूज कर लो, उसके बाद भी आप मोमेंट कैपेसिटी सेक्शन की बढ़ा सकते हो बाय द यूज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कैसे करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स CG फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस। MOI क्या बोला, MOI क्या होता है, एरिया इंटू वाई स्क्वायर, ये एरिया होता है, ये वाई क्या होता है, CG की डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आपका हमेशा चेंज होता रहता है, वो कभी MOI जैसे आपने रेक्टेंगल का पढ़ा होगा, इसकी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही पढ़ें, क्या होता है MOI, BD3/12। और एक बात ध्यान रखना, B का मतलब हमेशा ये B नहीं रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस किसके अबाउट है वो देखना पड़ेगा आपको। जो भी न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड होगी वो D होगा, याद रखना। जैसे अभी एक एग्जांपल लें, B और D में क्लियरिटी करने के लिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ये है, ये आपका 12 है, ये आपका 16 है। अभी इसके अबाउट ले रहे हैं हम लोग x से, ये y हो गया, MOI इंटू XX। जब XX ले रहे हैं, जो XX के परपेंडिकुलर साइड होगी वो D होगा, तो यहाँ पे D क्या हो गया 16³ B क्या होगा 12/12। जब MOI ले रहे हैं y के अबाउट, तो D मैंने क्या बोला, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये। जब y ले रहे हैं, y ये है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये। तो यहाँ पे y के लिए D क्या हो गया 12। क्लियर है, B और D कैसे लेना है, एक ही सेक्शन के लिए जब आप MOI Yes, sir. y निकाल लो, B और D एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये कैसे सबसे याद रखना है, B और D से नहीं डिफाइन करना है, आपको रखना है कि आपकी एक्सिस कौन सी है, उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो D होगी। ये एक्सिस है आपकी, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और पैरेलल वाली B होगी, तो ये B है। और जब MOI XX निकाल लें, इसको हम IXX से भी रिप्रेजेंट करते हैं छोटे में, इसको IYY। ये पता है ना कैसे आया, ये याद है आप लोगों को या नहीं, इसका प्रूफ भी पता है, बोलिए। सर नहीं पता है कैसे। यस सर। पता है ये होता है या ये भी नहीं पता है, बोलो बता देंगे जल्दी से। सर बता दो, नहीं पता है वो। ये यहाँ पे एक सेक्शन होता है, आप CG तो निकालना, अभी इससे पहले देखा CG इसके कितने पे आएगा, अगर ये D है, ये B है, तो इसका CG कितने पे आएगा, ये आपने अभी निकाला था।
dy/2 पे। इससे पहले वाले चैप्टर में डी तो आएगा ना, सिमेट्रिक में मिड पॉइंट पे लाई करता है। आई यस सर। एक्स एक्स की बात, इसमें इंटीग्रेशन आता है डी ए इंटू वाई स्क्वायर। अब डी ए क्या होता है? स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप ली आपने, डी वाई डिस्टेंस की, ये वाई ये रेफरेंस एक्सिस हम लोग दे रहे हैं, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें इंटीग्रेशन लगता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आता है। इसमें डी ए क्या हो गया? बी इंटू डी वाई, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस पे है, तो हमें इस पॉइंट की सीजी की डिस्टेंस चाहिए। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ पे 0 है, ऊपर d/2 जा रहा है, 0 से d/2, इतना ही नीचे होगा इंटू 2। इंटीग्रेशन आता है आपको, नहीं आता सेक्शन लेके? देखो, मुझे लग रहा है कि आप लोग इसे नहीं कर समझ पा रहे हो। देखो ये क्या होता है, सेक्शन क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे 0 लिया, ये d/2 डिस्टेंस है, नीचे d/2 माइनस की 2 डिस्टेंस है। पहले हम ऊपर वाले पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं, इसको 2 को हटा दो, ठीक है। तो ये स्मॉल एरिया डी ए की वैल्यू ये आ गई, ये आ गई बी इंटू डी वाई, और वाई डिस्टेंस और वाई एज इट इज रख दिया। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 आएगा, 0 से कहाँ तक जा सकता है? d/2 तक। आप d/2, हाँ सर। इंटीग्रेट करिए, लिमिट पुट करिए d/2, कितना आता है सर? ये हो जाएगा 2b और ब्रैकेट में रहेगा y 3/3। 3 इंटू 2 क्यूब, सही है ये? तो पुट करो, d/3 ब्रैकेट में रहेगा d की 0 पे, तो 0 हो जाएगा, 0 पे कोई मतलब ही नहीं बनता पुट करने का। y की वैल्यू 0 पुट करो, 0, d/2 का क्यूब माइनस 0, कितना आ जाएगा ये? b/d³/24, ठीक है। कितना? 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, 24 आ गया। ये जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही उसका नीचे है, ट्वाइस कर देंगे, या फिर उसका इंटीग्रेशन दोबारा ऐसे करके लाओ, सेम इंटीग्रेशन आएगा, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये मैथ्स आपने पढ़ी होगी, बेसिक इंटीग्रेशन है। इसका प्रूफ वगैरह नहीं आता, आपके कोर्स में नहीं आता, मगर मैंने बता दिया कि बेसिक क्या है। ऐसे ही सारा आपको निकालना है। इसमें क्या, ये वाला फॉर्मूला सेम रहता है। एक स्मॉल एरिया की स्ट्रिप लो, उसको वाई डिस्टेंस पे रखो, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। लिमिट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। लिमिट इस केस में तो आपने देख ली, जब कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तब उसमें आपको डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल में आपको दिक्कत होगी। सीजी आप इसका कहाँ अप्लाई करता है, बताओ, कौन बताएगा? बोलो। ये हाइट h दे रखी h/3 सर, h/3, हाँ b/3 सर। बेस b क्या है, ये b। इसमें आपको लिमिट और एरिया निकालने में दिक्कत होगी। स्ट्रिप लोगे, स्ट्रिप में आपका सेम नहीं है और ना डी सेम है। जैसे इससे पहले वाले केस में देख रहे थे आप, डी ए रख रहे थे,
DA क्या है, बी सेम हो जा रहा था और सिर्फ y का वेरिएशन आ रहा था। यहाँ पे आपका बी चेंज हो रहा है। भाई दोनों का वो हो रहा है, मतलब दोनों के लिए दिक्कत होगी सर। हाँ, वेरिएशन है दोनों में। लेके आओगे सिमिलर ट्राइंगल का यूज करके, सिमिलर ट्राइंगल का यूज करोगे। ये बी है, आप इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बोला आपके में नहीं है कोर्स में। इसका आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए सारे। ठीक है, मैं फॉर्मूले की फोटो भेज दूंगा सारे एक जगह कंपाइल होके, तो आप रख लेना। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, अभी तक आपने देखा था इसके सीजी के अबाउट, सीजी या फिर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट देखा था। अभी क्या है ये, इसको आप देख लेना। इसका मैं अभी कंबाइन करके दूंगा सारे सारे शेप्स का, जैसे ट्राइंगल का दूंगा, रेक्टेंगल का दूंगा, सर्कल का दूंगा, कोन का दूंगा, इन सब का देंगे तो आप देख लेना, वो याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अभी आपने अभी बेसिक वाला ही लेके चलते हैं। बेसिक वाला मतलब कि अभी रेक्टेंगल लेके चल रहे हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, फिर उसमें आपको एक बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो फिर आपको इजी होगा कि बाकी शेप से रिलेट करने में। तो अभी तक आपने देखा कि भाई रेक्टेंगल का हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालें तो आई एक्स है कितना आता है, बी डी क्यूब बाई 12। ये बी है, ये डी है। कह रहा हूँ उसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए मेरे को, मुझे चाहिए ये इसके अबाउट। ये मेरा x11 है, मुझे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसके अबाउट चाहिए। तो इसमें एक आपकी आती है ट्रांसफर थ्योरम, या ट्रांसफर थ्योरम कह लो या फिर परपेंडिकुलर थ्योरम कह लो या पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पता है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस ये है इसकी, एक्स एक्स के अबाउट पता है, और उसी के पैरेलल कोई और एक्सिस आ गई है, समझ रहे हो, ये इसके पैरेलल ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं आइए ऐसे लिख सकते हैं, आइए उसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट प्लस ए वाई बार का स्क्वायर। यहाँ पे वाई बार क्या है, न्यूट्रल एक्सिस एंड रेफरेंस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, ये d/2 हो जाएगा। यहाँ पे वाई बार क्या है, d/2। तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यूज पुट करो, तभी कहा जाता है ये आई एक्स एक्स आपको पता है, किसी का भी आप रेफरेंस एक्सिस के अलावा कहीं पे भी निकाल सकते हो। आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, बी डी क्यूब बाई 12। एरिया कितना होता है बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ, BD रेक्टेंगल का एरिया। डी। वाई बार कितना है, D वाई by बार 2 सर plus हाँ, 12. d/2। सॉल्व करो, इसे कितना आ रहा है, बी डी क्यूब बाई 12 प्लस बी डी क्यूब बाई कितना होता है, 2 2 जा 4। 4. इसका 12 4 BDQ upon 12. आ जाएगा बेटा, क्या ऐसे इसको ऐड करना नहीं आता फ्रैक्शंस को, 12 ले लिया, 12 का 1 रह गया, 3 आया, कितना आया, 4 BDQ upon 12. 4 कहाँ से, सर ये आया BD क्यूब बाई 3। आप सही बोल रहे हो बेटा, 4 बी डी क्यूब बाई 12, 4 से 12 कट लेकिन जाएगा 4 ना, और 12 डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ विजिबल है। हाँ
ये आ गया। अब आपको मैं रिवर्स में पूछूं तो आप निकाल ही लोगे। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बी और डी, मैं यही रख रहा हूँ डी, मुझे वाई वाई और वाई 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 के, तो आपको बताओ वाई वन वन के अबाउट बताओ मुझे कितना होगा। आई वाई वाई वन, बोलो। बताना। सर ये हो सकता है हाँ बोलो डी बोलो। क्यूब, ये हो सकता है डी बी क्यूब बाय 3। गुड बेटा, गुड कुणाल बेटा, वेरी गुड। जी सर। देखो इन्होंने एक बार में ही दिखा लिया। अब ये क्या करते, चाहते तो इसका डेरिवेशन करते, इन्होंने चीजें रिलेट इधर से कर ली। सीधे कैसे, कि सर ने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट हो, जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी वो डी होगी। उन्होंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया। अब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, बी, तो बी अब यहाँ पे डी की तरह काम करेगा। उन्होंने वही सिंपल सिंपल करके लगा दिया। ठीक है, ये आपका, ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह काम करेगा। फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, हर उसमें। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने पढ़ रखा है लास्ट उसमें अच्छे से। ठीक है, अब ये बताओ, आपने रेक्टेंगल का ही देखा, ठीक है, आपने न्यूट्रल एक्सिस वाला भी देख रखा है। अब मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये वाला बड़ा रेक्टेंगल, एक छोटा बना रहा हूँ। मैंने बड़े में से छोटा वाला कट आउट कर लिया, मेरा बचा नेट में ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल डी है। जो मैं बताया था सेम उसी के आप रेफरेंस, वही कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो आप ये भी कर जाओगे। अंदर वाला स्मॉल बी है, अंदर वाला स्मॉल डी है। मुझे बताओ एक्स एक्सिस, आई एक्स एक्स कितना होगा इस रिजल्टेंट सेक्शन का। समझ में आया क्वेश्चन? बड़े वाले यस सर। छोटा वाला कट आउट कर लिया। अब उसमें से पूछ रहा है कि रिजल्टेंट सेक्शन जो बचा उसका आई एक्स एक्स बताओ। सर बी डी का क्यूब सर होगा सर बी डी का सर बी डी का क्यूब करने में सर 12 हो जाएगा सर। तो सर एक्स एक्स पे सर 1 पे सर पूछ रहा है सर, पूछ रहे तो सर ये आपने बड़े वाले का निकाल लिया। हो जाएगा। अब इसमें से आप छोटे वाले का माइनस कर दो। सर आएगा सर डी, हाँ बी डी क्यूब अपॉन 12। हाँ बस यही है आंसर। यही आएगा। आप इसको चाहो तो पूरा निकाल यस सर के यही लाओ, आएगा। निकालो छोटे का निकालो। जिसने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया बी और डी का, उसे दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं इसी को अब यहाँ पे पूछूं 1 1 पे, अब बताओ क्या होगा। जिसने ये बता दिया उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर कहाँ पे बताना है? 1 1 पे, x1 और x1 पे। यहाँ पे बताया था एक्स, अब इस रिजल्टेंट सेक्शन का नीचे बताना है। ये सर हो जाएगा सर बी डी का सर क्यूब अपॉन सर 12। ज्यादा कुछ दिमाग लगाना बेटा, सिंपल। बड़े वाले का नीचे के अबाउट कितना होगा, बी डी क्यूब बाई 3 माइनस बी डी क्यूब बाई 3। कोई डाउट है इसमें? नहीं है सर। ठीक है, सिंपल सा है, यही चल रहा है, बाकी सब जगह यही चलेगा। यह है कि आप कॉम्बिनेशन आते जाएंगे, आपको इंडिविजुअल का पता है तो आगे जाके आपका कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे 2 का हुआ, नेक्स्ट आपका आएगा रेक्टेंगल लिया एक, उसमें से सर्कल माइनस कर दिया, रेक्टेंगल लिया उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दिया, ऐसे आते जाएंगे आगे। आपको इंडिविजुअल का पता है, आप निकालते जाओगे। इसमें अभी आपको
सबका पता नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। अभी क्लास खत्म होते ही मैं आपको ग्रुप पे डालूंगा कॉम्प्लिकेट सारे बेसिक फिगर्स का। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। फिर अब आप को अपना कंट्रीब्यूशन देना, एक दो निकाल के देखेंगे, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल और देखेंगे फिर लगभग आप। ठीक है, तो आप सर्कल का चाहो तो लिख लो। आपका होलो ट्रायंगल का पता लग गया। मैं सिंपल ट्रायंगल का लिखते हैं। निकालने का तरीका वाला जो बताया था वही कॉन्सेप्ट से सारे होंगे। किसी को कोई पूछना हो, किसी का डेरिवेशन पूछ सकता है, मैं बता दूंगा। जिसको मैथमेटिक्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इजीली कर ले जाएगा। अगर फिर भी आपके सिलेबस में नहीं है, वही में आते हैं। इसका होता है BH³/36। जी सर। सर ये पेज नंबर 148 पे दे रखे हैं, बहुत से फिगर के। याद होने चाहिए, सारे बेसिक हैं वो। जी सर। IXX सर्कल का IXX और IYY सेम रहता है। इसका होता है πD⁴/64। ठीक है, ये एक्स एक्सिस लो, इसका किसी भी एक्सिस के अबाउट ले लो, IYY ले लो, फिर याला ले लो, याला ले लो, कोई सी भी एक्सिस ले लो, इसका सेम आएगा। ये आपको आगे पता लगेगा कि सर्कुलर की क्या बेनिफिट्स हैं यूज करने के लिए। सर्कुलर का किसी भी सेक्शन से यूज करो सेम आता है। ठीक है, क्लास खत्म हो रही है, इसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, 2 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपके प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो, कुछ भी पूछना पूछो। ठीक है, और कुणाल बेटा ले लेना अटेंडेंस बच्चों की। ठीक है, ओके सर। ओके, अभी स्टार्ट होती है 2 मिनट में क्लास के बाद। ओके सर।